औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि औपचारिक संगठन क्या होता है। ठीक है, तो इसका अभिप्राय किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा तैयार किए गए संगठन ढांचे से है। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर के लिए छूट गया है। ठीक है, के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा तैयार किए गए संगठन ढांचे से है। ठीक है, समझ गए आप। किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए जो संगठन ढांचा प्रबंध तैयार करता है उसको औपचारिक संगठन कहते हैं। ठीक, इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसमें परिभाषित आपसी संबंध होता है, जो मैंने आपको पीछे बताया। इसमें ये आपसी संबंधों को परिभाषित कर दिया जाता है कि कौन किसका अधीनस्थ है और कौन किसका अधिकारी है। ठीक, यह नियमों एवं कार्य विधियों पर आधारित होता है। ठीक है, जो ये संगठन होते हैं इनके कुछ नियम और कार्य विधियां होती हैं जिन पर यह आधारित होते हैं। ठीक, यह अधिक स्थिर होता है। ये जो औपचारिक संगठन होता है यह अधिक स्थिर होता है, लंबे समय तक चलता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। यह जानबूझकर स्थापित किया जाता है। ये जो औपचारिक संगठन है इसको जानबूझकर स्थापित किया जाता है, यह अपने आप स्थापित नहीं होता। अब देख लेते हैं कि इसके क्या लाभ हैं। कार्य का दोहराव नहीं होता। इसमें कार्यों का दोहराव नहीं होता क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि प्रत्येक कर्मचारी को एक अलग कार्य सौंपा जाता है। ठीक है, मतलब एक कर्मचारी एक कार्य करता है, तो इसलिए यहाँ पर कार्यों का दोहराव नहीं होता। इसमें भ्रम नहीं होती कि ये कार्य हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हर एक कर्मचारी को अलग अलग कार्य सौंपे गए होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कार्यों का दोहराव नहीं होता। ठीक है, आदेश की एकता संभव होती है। ठीक है, आदेश की एकता जो कि मैंने आपको दूसरे चैप्टर में प्रबंध के सिद्धांत जो कि फ्यूल के थे मैंने आपको उसमें बताया था। ठीक है, आदेश की एकता का मतलब क्या होता है? आदेश की एकता का मतलब यह होता है कि एक कर्मचारी को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वो उसी के प्रति उत्तरदायी भी होना चाहिए। ठीक है, जिसका संगठन में पालन किया जाता है। ठीक, लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी, इससे क्या होता है कि जो हमारे उद्देश्य, जो हमारा लक्ष्य होता है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब देख लेते हैं इसकी सीमाएं कि इसमें कमियां क्या क्या है। काम में देरी, यहाँ पर काम में देरी होती है क्योंकि हर एक काम के नियम होते हैं और कार्य विधि होती है, इसलिए क्या होता है कि उनमें अनावश्यक देरी होती है। पहल क्षमता की कमी, ठीक है, यहाँ पर कर्मचारियों को अलग से कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, जो कार्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, जो कार्य उनको देते हैं, ठीक है, वो उन्हीं को करते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी सोच विचार अपना उत्पन्न नहीं कर सकते, जिससे क्या होती है कि कर्मचारियों की पहल क्षमता में कमी होती है। ठीक, अब देख लेते हैं आपका अनौपचारिक संगठन क्या होता है। ठीक, तो इसका अभिप्राय व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यस्थल पर लोगों के स्वतः स्थापित समूह से। ठीक है, इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, कार्यस्थल पर जहां पर कार्य हो रहा है वहीं पर लोग क्या करते हैं, खुद का एक समूह स्थापित कर लेते हैं, जिसे कि अनौपचारिक संगठन कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। औपचारिक संगठन पर आधारित होता है, मतलब कि अनौपचारिक संगठन होगा तभी औपचारिक, मतलब कि औपचारिक संगठन होगा तो अनौपचारिक संगठन होगा, अगर औपचारिक संगठन नहीं है तो अनौपचारिक संगठन भी नहीं होगा। ठीक, दूसरा है इसके लिखित नियम एवं प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जो औपचारिक संगठन होता है उसके लिखित नियम और प्रक्रिया होती हैं, कार्य विधियां होती हैं, लेकिन जो अनौपचारिक संगठन होता है इसकी कोई भी लिखित नियम व प्रक्रिया नहीं होते। स्वतंत्र संदेशवाहन श्रृंखला, जो अनौपचारिक संगठन है इसमें स्वतंत्र संदेशवाहन होता है। ठीक है, यह अस्थिर होता है। ये जो अनौपचारिक संगठन होता है यह अस्थिर होता है क्योंकि जो औपचारिक संगठन होता है यह व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर क्या होता है, स्थापित होता है। जैसे ही व्यक्तियों के संबंध खराब होते हैं वैसे ही अनौपचारिक संगठन समाप्त हो जाता है। अगला है, यह जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जो अनौपचारिक संगठन है हम ये इसको जानबूझकर स्थापित नहीं करते। ठीक है, ये अपने आप स्थापित होता है। जैसे किसी से बातचीत करते समय उनसे हमारा जान परिचय, जान पहचान बन जाती है, हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ये भी अनौपचारिक संगठन अपने आप हो जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं इसका लाभ क्या क्या है। प्रभावपूर्ण संदेशवाहन, इसमें जो संदेशवाहन होता है वो प्रभावपूर्ण होता है, समय अनुसार कहीं भी संदेशवाहन पहुंच सकता है। ठीक, जो कि औपचारिक संगठन में नहीं होता क्योंकि उसमें कार्य विधि होती है जिसका पालन करना अनिवार्य होता है।
अगला है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। इसमें जो सामाजिक आवश्यकता होती है उनकी भी पूर्ति होती है, जैसे कि जहाँ कार्य हो रहा है वहां पर आपसी भाईचारा बनाकर रखना। तो अनौपचारिक संगठन से क्या होता है, भाईचारा बना रहता है जो कि सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अगला है संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति। संगठनात्मक उद्देश्यों की भी पूर्ति होती है, क्योंकि कर्मचारी जो बात औपचारिक संगठन में नहीं कह पाते वो अनौपचारिक संगठन में कह पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता होती है, ठीक है, कोई किसी के दबाव में नहीं होता। ये व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाई जाती है। तो इसमें कर्मचारी अपने अधीनस्थों से खुलकर जो बात कहना चाहते हैं कह देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी अगर कोई समस्या होती है तो उसका समाधान जल्दी से हो जाता है, जो कि संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये हमने अनौपचारिक संगठन भी पढ़ लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि मैं आपको और आगे से अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ सके। ठीक है, और अंत में एक लाइक जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो।